जनरल स्टडीज पेपर 1, 2 और 3 है ना, इसका सिलेबस हम याद कर चुके हैं। लास्ट है आज हमारा जनरल स्टडीज पेपर 4। ठीक है। तो इसमें 3 कीवर्ड याद रखने, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, है ना। जनरल स्टडीज जीएस पेपर 4 मेंस का सिलेबस करेंगे। इसको याद करना है आज हमें, ठीक है। तो अगेन इसमें क्या लिखा हुआ है, द पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एटीट्यूड। एटीट्यूड चेक करेगा ये, भाई सोचता कैसे बंदा, रिस्पॉन्ड कैसे करता है। इसलिए इस पेपर में लास्ट में आपको केस स्टडी मिलेगी। जो लास्ट में लिखा ना, केस स्टडीज ऑन द अबव इशू। जो भी चीज आप पढ़ोगे उन पे आपको केस स्टडी प्रैक्टिस करनी है कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, ठीक है ना। तो ये 250 नंबर का पेपर होता है 250 का। तो इसमें अराउंड कई बार 130 मार्क्स की मान लो आते हैं आपके थ्योरी, और 120 मार्क्स की केस स्टडी आ जाती है। कभी 130 की केस स्टडी, 120 की थ्योरी, मतलब लगभग हाफ वेटेज केस स्टडी का भी रहता है। तो जो आप पढ़ोगे ना इसमें, आप एथिक्स, मोरालिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, उनकी केस स्टडी भी करनी पड़ेगी आपको। आपको अलग अलग सिचुएशन दी जाएंगी वहाँ पे, और उसमें आंसर लिखवाया जाएगा कि सिचुएशन में आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, या एज ए ऑफिसर आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है ना। इसीलिए लिखा है दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एटीट्यूड, क्या उसका एटीट्यूड है, एंड अप्रोच टू इश्यूज रिलेटिंग टू इंटीग्रिटी, है ना, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ, एंड हिज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच देखी जाएगी, देखा जाएगा आप ईमानदारी से उसका आंसर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, ये सब चीजें देखी जाती है इस पेपर के अंदर। टू वेरियस इश्यूज एंड कन्फ्लिक्ट्स फेस्ड बाय हिम इन डीलिंग विद सोसाइटी। तो इसमें देखो 3 वर्ड आ रहे हैं आपके जो मेन है एथिक्स पेपर 4 में, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये बात, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। आप ही कहेंगे बस, चलो। क्वेश्चन में यूटिलाइज क्वेश्चंस में यूटिलाइज द केस स्टडी अप्रोच टू डिटरमाइन दिस एस्पेक्ट्स। तो अगेन लास्ट में लिखा हुआ है कि इसमें जो एस्पेक्ट जो हम पढ़ेंगे इन पे केस स्टडी भी आ सकती है। द फॉलोइंग ब्रॉड एरियाज विल बी कवर्ड, ये हम कवर करेंगे इसके अंदर। जो एथिक्स का पेपर है उसके अंदर 7 टॉपिक दे रखे हैं आपको, 8th है जो आपका केस स्टडीज है। तो 7 टॉपिक की जो हेडिंग है वो क्या है, पहली हेडिंग क्या है, एथिक्स। तो पहला जो चैप्टर है वो है खुद अपने आप में एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। सेकंड की हेडिंग क्या आ रही है, एटीट्यूड, ठीक है। थर्ड की आ रही है एप्टीट्यूड, एटीट्यूड भी होना चाहिए आपका, मैंने बताया था रिस्पॉन्ड कैसे करना, एप्टीट्यूड भी होना चाहिए, नॉलेज भी हो आपको पता हो, ठीक है। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस, आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, खुद के इमोशंस पता हो आपको, दूसरों के इमोशंस पता हो, है ना, खुद के इमोशंस मैनेज करने आते हो, दूसरों के इमोशंस मैनेज करने आते हो। तो ये सब आपको सीखना है एज ए सिविल सर्वेंट। वहां पे मान लो कोई ऐसा बंदा है जो बहुत परेशानी में आया है, आपको पता है यार परेशानी में, तभी आप उसके इमोशन समझे, आपने आपने उसकी तरफ एम्पैथी शो की और आपने उसका काम करवा दिया, मतलब जो भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो फिर वो आपने क्या किया, कंपैशनेट बिहेवियर शो किया, तो क्योंकि आप इमोशनल इंटेलिजेंट थे तभी तो आपने कर पाया उस चीज को। अब आपको पता है आपके ऊपर बहुत प्रेशर आने वाला है, इतना लगातार आपको काम करना है, तो आपने अपने इमोशन समझे और अपने काम को वैसे किया, अपने आप को दिमाग को लगाने में काम करना है। तो ये आपको क्या होता है, इमोशनली इंटेलिजेंट बनाते हैं। तो अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो तभी आप सिविल सर्विस में रह पाओगे, है ना, तभी उसमें सस्टेन कर पाओगे। अब आपको पता है कि कभी डाउन पीरियड आ गया, मान लो कभी कुछ, फिर भी आपको उठ के वापस बाउंस बैक करना है। तो ये सब तरीके होते हैं इमोशनल, जो इमोशनल इंटेलिजेंट बंदा होता है वो कर लेता है, उसको पता है मेरा डाउन फेज है, मेरे को अभी ऐसे काम करना है, मैं वापस राइज करूंगा। और जो इमोशनल इंटेलिजेंट है वो डाउन ही रहता है फिर। तो इसीलिए हर सिचुएशन में लोगों से कैसे डील करना है, ये सारी चीजें आपको इमोशनल इंटेलिजेंट आदमी अच्छे से कर पाता है। इसलिए सिविल सर्वेंट को क्या पढ़ाया जाता है कि आपको भी इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है। फिर अगली हेडिंग है आपकी कि कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड। जो भी मॉरल थिंकर्स हैं, चाहे इंडिया के हों चाहे वर्ल्ड के हों, महात्मा गांधी जी, ठीक है, विवेकानंद, वर्ल्ड लेवल पे प्लाटो, एरिस्टोटल, तो जो भी मॉरल थिंकर्स हैं उन्होंने कोई अच्छी अच्छी बातें बताई होंगी, तो उनसे भी हम कुछ सीख सकते हैं, तो वो भी सीखना है आपको वर्ल्ड, इंडिया और वर्ल्ड लेवल पे। फिर पब्लिक सर्विस वैल्यूज, अगर आप जाओगे सिविल सर्विस में तो उनकी कुछ वैल्यूज भी होंगी, इंटीग्रिटी होगी आपको रखनी पड़ेगी, है ना। और तो जो भी पब्लिक सर्विस वैल्यूज है आपकी, इम्पार्शलिटी हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी हो गई, ये वैल्यूज होती है जो सिविल सर्विस को और सर्वेंट्स को आप इम्बाइब करनी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी वैल्यूज आपको करनी है, तो सिविल सर्विस वैल्यूज हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्रोबिटी इन गवर्नेंस, ठीक है। प्रोबिटी का मतलब क्या होता है, क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स सच एज ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक सर्विस।
तो जो ये ऐसी क्वालिटी की स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल हो, जैसे ऑनेस्टी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, ये सब होना चाहिए गवर्नेंस के अंदर। तो इसको क्या बोलते हैं हम? प्रोबिटी। एक बट ब्रॉड टर्म है प्रोबिटी, इसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं, आपकी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। तो गवर्नेंस में कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? प्रोबिटी होनी चाहिए। तो ऐसे तो आपको याद होगा एथिक्स, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। एक स्टोरी और बताता हूँ तो हमेशा उसको लाइन में आपको सारे सिलेबस याद हो जाएंगे। तो स्टोरी क्या कहती है, एक आदमी है, अ पर्सन लर्न्स, सबसे पहले लर्न क्या करेगा, वो एथिक्स का लर्न करेगा, वैल्यूज करेगा, मोरालिटी करेगा, ठीक है। तो कोई भी आप हो, जैसे मैं हूं, कोई भी, हम पहले सबसे पहले क्या लर्न करेंगे? एथिक्स, बोलो एथिक्स, मोरालिटी, वैल्यूज, ये हमने लर्न कर लिया। और ये हमें कहाँ से सीखेंगे? किस लीडर से, जो लीडर्स है उनसे सीख लिया हमने कि वो लोग कैसे करते थे, ठीक है, लीडर से कर लिया, रिफॉर्मर्स से कर लिया, है ना, कोई रिफॉर्म सोशल रिफॉर्मर, उनसे सीख लिया। और हम कहाँ कहाँ से सीखते हैं? हमारी फैमिली से भी सीखते हैं, हम हमारी सोसाइटी से भी सीखते हैं, हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से भी सीखते हैं। तो सबसे पहले कोई पर्सन क्या करेगा? एथिक्स, मोरालिटी और वैल्यूज लर्न करेगा। कहाँ से करेगा वो लर्न? लीडर से, रिफॉर्मर से, ठीक है, सोसाइटी से, फैमिली से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। इन हिज पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ रिलेशनशिप, दोनों में सीखेगा। पब्लिक लाइफ में भी मेरे को कैसे डील करना है, और मेरे को अपनी प्राइवेट लाइफ में भी, ये भी एथिक्स का काम है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप प्राइवेट लाइफ में मान लो आप कोई गलत काम कर रहे हो, तो पब्लिक लाइफ में वही रिफ्लेक्शन वहां पे आएंगी। तो जैसे हम अपनी प्राइवेट लाइफ में होते हैं, कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन पब्लिक लाइफ में भी आता है। इसलिए मैंने आपको क्या कहा था, इंटीग्रिटी ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए। हमेशा जो आप सोच रहे हो वही आप बोलोगे और वही आप करोगे, चाहे घर पे कर रहे हो, चाहे यहाँ पे कर रहे हो, चाहे पब्लिक में कर रहे हो, चाहे प्राइवेट में। ये आपस में लिंक करते ही करते हैं, कहीं ना कहीं कैरेक्टर बाहर आ ही जाते हैं ओरिजिनलिटी। इसलिए पब्लिक में भी एथिक्स रहना है, तो प्राइवेट लाइफ में भी एथिकल रहना है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि वो, कि हमें सारी चीजें सीखनी है अलग अलग जगह से, इन बोथ अवर पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ, ठीक है। इसलिए लिखा है इन हिज पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप, दोनों को मैनेज अच्छे से करना है, ठीक है। अब उससे क्या होगा, अगर उसने इतनी सारी चीजें सीखी है आदमी ने, तो उसका एटीट्यूड बन जाएगा, एप्टीट्यूड बन जाएगा, और वो इमोशनल इंटेलिजेंट भी हो जाएगा। जब इतनी चीज सीखेगा तो बन ही जाएगा। तो दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हिज एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, एंड मेड हिम इमोशनल इंटेलिजेंट, ठीक है। लेटर इन हिज लाइफ ही विल गेट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम मॉरल थिंकर्स। फिर वो जब इतना बन गया, इमोशनल इंटेलिजेंट हो गया, फिर आने वाले टाइम में और एक दो साल, 10 साल बाद उसको और गेन कहां से हुआ आपको, उसको कहां से लर्निंग मिली? फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स, फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड। तो उसने फिर अलग अलग फिलोसोफर से, मॉरल थिंकर से और ज्ञान लिया, जो इंडिया के भी थे और बाहर से भी थे, ठीक है। आफ्टर लर्निंग ही ब्रॉट ऑल दिस वैल्यूज एंड एथिक्स इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब जब उसने सारी चीजें सीख ली, तो वो सारी अपनी वैल्यूज और एथिक्स कहाँ पे लेके आएगा? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। इसलिए एक यूनिट आपकी ये भी थी कि पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज इन एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो वैल्यूज है कहाँ पे लेके आनी में? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। जब आप पब्लिक एडमिन ज्वाइन करोगे तो उसके अंदर वो वैल्यूज लेके जानी है आपको, तो उसके अंदर पढ़ेंगे हम क्या क्या वैल्यूज करनी है हमें। एंड दिस विल लीड टू प्रोबिटी इन गवर्नेंस। और अगर ऐसा हो गया, वो सारी अच्छी वैल्यूज अगर लेके गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो क्या हो जाएगा? प्रोबिटी आ जाएगी गवर्नेंस के अंदर। प्रोबिटी का मैंने आपको बताया था, एक बड़ी टर्म है जिसके अंदर सब कुछ आता है, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ऐसी, है ना, जिससे क्या होगा? हाई या स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स बनेंगे गवर्नेंस के अंदर, ठीक है। तो अब देखते हैं कोड, है ना। कोड से आप देखो, कोड लिखना है, कैसे करना है, लिख दूं बोर्ड पे ना। तो तुम अ पर्सन, तो सबसे पहले क्या था? अ पर्सन, एक बंदे ने, उसने क्या किया था? लर्न, क्या लर्न किया उसने? पहले एथिक्स, वैल्यूज एंड मोरालिटी। मोरालिटी, तीन चीज उसने लर्न की। कहां से की थी? फ्रॉम रिफॉर्मर्स, लीडर्स, फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से उसने ये सारी चीजें लर्न कर ली। कहां पे? इन हिज पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप, दोनों के लिए उसने ये सारी वैल्यूज लर्न कर ली, ठीक है। जब उसने ये किया तो दिस विल लीड टू, उससे उसका फायदा क्या हुआ? दिस विल, या दिस लेड टू, इससे दिस लेड टू फॉर्मेशन ऑफ हिज, उसका एटीट्यूड बन गया अच्छा,
एटीट्यूड, उसका एप्टीट्यूड भी स्ट्रांग हो गया, एप्टीट्यूड, और वो क्या बन गया, इमोशनली इंटेलिजेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस भी उसकी इंप्रूव होगी। हो गया यहां तक? हो गया? करो। अच्छा, चाहे तो अपनी लैंग्वेज में लिख लो, समझ में आना चाहिए, बस ये तो कोड है ना, कैसे भी लिखो समझ में आना चाहिए। जब वो इमोशनल इंटेलिजेंट बन गया, फिर उसने क्या किया अपनी लेटर लाइफ में, और फिर फिलोसफर जो थे, ठीक है, थिंकर से, उनसे सीखा। तो उसके बाद जब ये सब होने गया, तो लेटर इन हिज लाइफ ही लर्न, और उसने फर्दर लर्न किया फ्रॉम किन से, थिंकर्स से, थिंकर्स एंड फिलोसोफर से। कहां से? फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड, दोनों से, इंडिया के भी और वर्ल्ड से भी, फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड। ये हो गया। लेटर इन लाइफ ही गेट, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर लो, ही गेट कंट्रीब्यूशन, उसको कंट्रीब्यूशन मिला, ही गेट कंट्रीब्यूशन, उसको कंट्रीब्यूशन मिला किन किन से, फ्रॉम थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड। जब उसने इतनी सारी चीजें सीख ली, आफ्टर लर्निंग, ये सब सीखने के बाद, ही ब्रॉट, वो लेके आया, ही ब्रॉट दीज, he brought these values and ethics, values and ethics कहां पे लेके आएगा, इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि उसने फिर सिविल सर्विस ज्वाइन कर ली थी, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो ये सारी चीजें लेके आया। अब ऐसी वैल्यूज को अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लेके आएगा, तो इससे क्या होएगा, प्रोबिटी आएगी गवर्नेंस में, एंड दिस लेड टू probity in governance, probity in governance। लास्ट यूनिट हमारी क्या है, probity in governance, ठीक है। हो गया कमल? दिखाओ क्या लिखा है। आफ्टर लर्निंग ही एथिक्स एंड दिस लेड टू probity, शाबाश, बढ़िया। हाँ जी, लो, सबका हो गया भाई पीछे, चलो करो फटाफट, देखो फिर सिलेबस पढ़ना, देख हो गया, कौन सी रहेगी, अब पढ़ो सिलेबस, तुम्हें सारा हो जाएगा। देखो, ethics and human interface, a sense, determinants and consequence of ethics in human actions, डायमेंशन ऑफ एथिक्स, ये सब तो एथिक्स का ही चल रहा है अभी तक, तो एथिक्स तो हमने पढ़ कर ही लिया है, एथिक्स, वैल्यूज, मोरालिटी पहला वर्ड था हमारा, तो एथिक्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, एथिक्स की डिफरेंट डायमेंशन, ये सब चीज देखनी है, ठीक है। इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, तो मैंने ऊपर पब्लिक और प्राइवेट वर्ड भी लिखाया था ना, तो हमें एथिक्स किस में देखना है, पब्लिक में भी और प्राइवेट रिलेशनशिप में। पहला पार्ट देखो, फर्स्ट नंबर, ये देखो कुछ यहाँ पे है ना, ये करा दो ना, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या आ रहा है, ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, क्योंकि मैंने पहले वर्ड क्या बताया था, एथिक्स, वैल्यूज, तो अगला वर्ड भी आ गया ह्यूमन वैल्यूज। लेसन्स फ्रॉम द लाइफ्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, रोल ऑफ फैमिली, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। तो मैंने यही तो बताया था पहले, जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें क्या बता रखा है, एथिक्स, वैल्यूज, मोरालिटी, वो आ रखा है।
और लर्न कहां कहां से की थी, रिफॉर्मर्स, लीडर्स, एडमिनिस्ट्रेटर भी लिख लो, एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है, तो कोई अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर उनसे भी सीख सकते हैं हम, तो इनसे, और आप फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से वैल्यू लेनी है। तो ये पहला वाला पार्ट हो गया। सेकंड पे आओ, फिर मैंने क्या कहा था, इतनी वैल्यूज लेने के बाद उसका क्या बन गया, एटीट्यूड अच्छा हो गया। तो अगला चैप्टर आ रहा है आपका एटीट्यूड, उसका कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इट्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विद थॉट एंड बिहेवियर। ठीक है, क्योंकि जैसा थॉट होगा वैसे ही फिर हम बिहेव करेंगे। एटीट्यूड मैंने बताया था आपको। मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, ये याद रखना है। एटीट्यूड के अंदर एक बात और अंडरलाइन कर लो कि हमें कैसे एटीट्यूड पढ़ना है, मॉरल एटीट्यूड पढ़ना है और पॉलिटिकल एटीट्यूड पढ़ना है, लोगों का पॉलिटिकल एटीट्यूड कैसा होता है। और लास्ट में जो नवदीप ने बताया था कि एटीट्यूड को हम कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, थ्रू द सोशल इन्फ्लुएंस। मैंने बताया ना, सोशल इन्फ्लुएंस के थ्रू भी, अगर आपके आसपास के लोग कुछ अच्छा काम करें तो आप भी सोशल इन्फ्लुएंस हो सकते हो, बुरा कर रहे हैं तो बुरा भी हो सकता है। तो सोशल इन्फ्लुएंस या परसुएशन, मैं अगर अपनी तो परस्यूड कर रहा हूँ, ऐसे करो, तो परसुएशन भी एक तरीका है जो उसका एटीट्यूड चेंज कर सकता है। तो ये तरीके के सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन। तो एटीट्यूड के अंदर आपको 3 बातें याद रखनी है। पहला तो कि मोरल और पॉलिटिकल एटीट्यूड पढ़ना है, ठीक है। दूसरा सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन के तरीके हैं, ठीक है। और एटीट्यूड का रिलेशन देखना है कैसे वो थॉट प्रोसेस पे और बिहेवियर पे काम करता है ना, ये हो गया एटीट्यूड। फिर आ जाओ एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था ना आपको कि उसके बाद उसका एटीट्यूड बन गया एप्टीट्यूड। अब एप्टीट्यूड वाली यूनिट आ गई, तो एप्टीट्यूड में, एप्टीट्यूड के साथ साथ, क्योंकि एप्टीट्यूड क्या किसका पार्ट है, लर्निंग का, नॉलेज का, तो उसमें आपको कुछ सिविल सर्विस की वैल्यूज भी लर्न करनी पड़ेगी। और वो कौन कौन सी वैल्यूज है आपकी, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीशनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन। अब कल परसों 10 दिन के लिए काम मिल गया, इतनी टर्म्स हो गया आपको, ये सारे टर्म पता होनी चाहिए आपको कि भाई इम्पार्शलिटी क्या है, इंटीग्रिटी क्या है ना, हर टर्म्स आपके लिए काम हो गया। रोज एक टर्म कर सकते हो, 2 कर सकते हो आप। अब देखो इसमें, अब आपसे कोई पूछ लेगा कि भाई फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज क्या है, तो आपको ये सारी अगर याद नहीं रहेंगी तो हम एक कोड बना लेते हैं, उससे आप एक दो से बोल देना, ठीक है। तो कोड हमारा क्या कहता है कि जो सिविल सर्विस की जो वैल्यूज है, फाउंडेशनल वैल्यूज है, उसका कोड है आई। पहले तो आई लिखोगे आप, ठीक है। नीड, आईडी, नो, आई नीड आईडी, नो एक्स्ट्रा, एक्सेट्रा। ये कहना चाह रहा है मेरे को बस आपकी आईडी दिखा दो, मुझे और कुछ मत दिखाओ। सिविल सर्वेंट यही होते हैं ना, आईएएस है कोई मान लो, उसका आइडेंटिटी कार्ड आप देख के सारा बता दोगे आपकी सिविल सर्वेंट है ये, मुझे और कुछ मत दिखाओ, एक्सेट्रा और कुछ मत दिखाओ, मुझे बस आईडी दिखा दो अपनी। भाई आईएएस ने अगर आईडी दिखा दी आप समझ जाओगे आईएएस ऑफिसर है। तो आपका कोड क्या बन रहा है सिविल सर्विस वैल्यूज के लिए, आई नीड आईडी, उसकी आईडी कार्ड देखनी मेरे को, नो एक्स्ट्रा, एक्सेट्रा और एक्सेट्रा एक्स्ट्रा कुछ नहीं देखना मुझे, केवल आईडी दिखा दो अपनी। तो आई से आप क्या लिखोगे, इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी, ये फाउंडेशनल वैल्यू है सिविल सर्वेंट्स की, ये चाहिए मुझे, ठीक है। इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी, डी से क्या आएगा, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, ये पूरा लिखना है, डेडिकेशन किसके लिए, पब्लिक सर्विस के लिए, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। एन से क्या है, नॉन पार्टीशनशिप, नॉन पार्टीशनशिप है ना, नॉन पार्टीशनशिप, किसी भी पार्टी का फेवर ना करे, नॉन पार्टीशनशिप। ओ से क्या है, ऑब्जेक्टिविटी, देखिए ऑब्जेक्टिविटी। ई से क्या है, लास्ट के 3 आगे, एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन। लास्ट में 3 है ना, एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन, सारे हो गए। मतलब कि अगर किसी ने आपको आईडी दिखा दी तो आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई नीड आईडी, नो एक्स्ट्रा एक्सेट्रा, और कुछ नहीं देखना मेरे को, ये सारी फाउंडेशन वैल्यू है। अब आप अपने, मैं फिर कह रहा हूँ अपने दोस्तों से पूछ लो, अच्छा भाई बता फाउंडेशन वैल्यू कैसी है, वो ये बताएगा लीडरशिप, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, 4-5 बोल देगा। पर आप लोग कितनी बताओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बताओगे, वो ऑर्डर में बताओगे, वो रैंडम बताएंगे, ये फर्क होता है।
हम जो चीज कर रहे हैं हम ऑर्डर में कर रहे हैं, स्ट्रक्चर में कर रहे हैं। तो तुम्हें सारी याद है, एग्जाम्पल में आ गया कि आप कौन कौन सी क्वालिटी चाहते हो सिविल सर्विस में। आपको केस स्टडी लिखनी है, आपको केस जज करना है, तो आप लिखोगे उसमें कि भाई इस केस में मेरे को इम्पार्शल, ये नॉन पार्टीशनशिप रहना है मेरे को, मैं ऑब्जेक्टिवली इसको एनालाइज करूंगा, है ना। और क्या लिख सकते हो, अगर कोई ऐसा केस आ रहा है कि आई विल बी टॉलरेंट टू द अदर व्यूज, आप कह सकते हो, मैंने कहा वो कोई बंदा है, लेडी है, बहुत परेशान है, आई विल बी एम्पैथेटिक। इन्हीं से आंसर बन जाएगा आपके केस स्टडी का। अगर आपको वर्ड ही नहीं पता होंगे तो आप क्या लिखोगे, आप जनरल वर्ड लिख के आओगे। और एथिक्स में एग्जाम्पल वो क्या मांग रहा होगा, कीवर्ड मांग रहा होगा, एग्जामिनर ढूंढ रहा होगा। अगर आपको ये सारे वर्ड हैं, वहां पे 150 वर्ड ही तो लिखने हैं। इनमें से अगर आपने 5 वर्ड भी उठा लिए, उन पे 10-10 लाइन भी लिख दी, तो आपके 50 वर्ड तो वैसे ही हो गए। 10-10 समझ रहे, सेंटेंस बना दी तो ऐसे हो जाएगा। उठ जाओ उठ जाओ, इतना बोर नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना। सोते रहते मेरी क्लास में सारे। क्या करूं मैं। अरे इतना आसान नहीं है काम कि सो के पास हो जाएंगे, जान लगानी पड़ेगी। पहले दिन इतना लेक्चर लिख दिया मैंने, मेरे को डेली वो एनर्जी चाहिए, डेली स्माइल चाहिए। हाँ तब बात, तब खुश होकर कर पाओगे, नहीं तो मत करो। डीले का काम नहीं है हमें, कोई भी डीलर है और घर पे सो के आया करो, क्लास में सोया करो। अब इतनी फ्रेश है गीतांजलि आराम से, शायद 2 घंटे के लिए है ना। अच्छा वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन ये है कि फ्रेश रहना अपने को, है ना। ओके, कैसे भी करके पानी वानी पी लो, मैं थोड़ा पानी में काम चला लेता हूँ ना, ठीक है। पर फ्रेश रहना जरूरी है। 2 घंटे की तो बात है, बाकी तुम घर में कुछ भी करो, मेरे को मतलब नहीं है। यहाँ पे 2 घंटे, क्योंकि तुम्हारी 2 घंटे की क्लास के लिए मेरे को 20 घंटे पढ़ना पड़ता है, वो फर्क है ना। तो तुम्हें मैं 20 घंटे का जिस्ट 2 घंटे में दे रहा हूँ, तो उसमें तुम सीरियसनेस मतलब मिस नहीं कर सकते। कोई ढंग से इसको क्लास में भी याद कर लेना, उसको पूरा दिन भी पढ़ने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत अपना रिवाइज कर ले, तो बाकी लोगों से तो वैसे आगे निकल गए वो। इतना ही खेल है। मैं गारंटी के साथ ही कह रहा हूँ ना, ऐसे तो मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। आप घूमते फिरते पूछ लेना किसी भी अपने, सुनाते हुए चारों सिलेबस, कोई नहीं सुनाएगा, तुम ही सुनाओगे बस, और तुम सुना दोगे चारों पेपर सिलेबस। ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ। है कोई लाइब्रेरी में, पूछ लेना किसी बच्चे तुम्हारे भी जाते हो, नहीं होगा, कोई नहीं सुनाएगा। एक को मैंने लिखवाया, तो उसने तो पेपर 1 का बोला था सिलेबस, पेपर 2 लिखने लग गया गवर्नेंस वगैरह। मैंने कहा रहने दे, आ जाओ। हो गया आपका एथिक्स, हो गया एटीट्यूड, हो गया एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू, 3 पॉइंट कर लिए हमने। फोर्थ पॉइंट कहता है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना। क्योंकि वो क्या बन गया था, एटीट्यूड बन गया था, उसका एप्टीट्यूड बन गया था, और इमोशनल इंटेलिजेंट हो गया था बंदा। तो उसमें आपको कंसेप्ट पढ़ना है, उसकी यूटिलिटीज पढ़नी है, क्या फायदे होंगे अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट रहोगे तो, और उसकी एप्लीकेशन पढ़ रही है इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। ये इंपॉर्टेंट बात है, इमोशनल इंटेलिजेंट की एप्लीकेशंस आपको पढ़नी है, कैसे इमोशनल इंटेलिजेंट आपको एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में हेल्प करेगा, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। आपको दूसरों के इमोशन, अपने इमोशन समझने ही पड़ेंगे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए। वहां पे आप इमोशनल ऐसे नहीं हो सकते, इमोशनल फूल, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई नेता है, ठीक है, अगर उसको लग भी नेता, तो लोगों ने उसको इलेक्ट किया है ना। तो कई ऑफिसर ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि हमारा नाम हो जाए ऐसे। कई ऑफिसर ऐसे होते हैं, वो इमोशनल इंटेलिजेंट होते हैं, उनको पता होता है कि यार नेता ने, लोगों ने उसको जितवाया है, मेरे को अपना काम निकलवाना है लोगों, ठीक है ना, तो लोगों के लिए। तो वो क्या करते हैं, भले ही काम खुद करते हैं, पर नाम किसका देते हैं, नेता का देते हैं, तो नेता भी खुश हो जाता है आगे से, और काम भी थोड़ा स्मूथ रहेगा। तो इस चीज को क्या बोला, इमोशनल इंटेलिजेंट, ताकि लोगों की, हमारा काम क्या है, आपको वहां पे हीरो नहीं बनने जा रहे, आपको सुपरस्टार नहीं बनने जा रहे, आप वहां पे पब्लिक सर्वेंट बनने जा रहे हो। तो आपको कैसे भी करके पब्लिक की सर्विस करनी है। तो वो इमोशनल इंटेलिजेंट सिविल सर्वेंट था, उसने क्या किया, भले ही पॉलिटिशियन का नाम लिखवा दिया, पर काम हो गया, तो इसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंट। तो ऐसे आपको हर चीज में, हर जगह पे इमोशनल इंटेलिजेंट बनना है, ठीक है ना, कि जो आपका अल्टीमेट एम है, गोल है, वो अचीव हो जाए। यहाँ पे पढ़ाई में भी ऐसे करना है, इमोशनल इंटेलिजेंट बनना है, ताकि आपका जो एम है वो अचीव हो। तो इमोशनल इंटेलिजेंट, इसलिए एथिक्स हमने क्या कहा, हम एथिक्स पब्लिक लाइफ में भी और प्राइवेट लाइफ में भी, दोनों में अप्लाई करेंगे। क्योंकि जो बंदा प्राइवेट लाइफ में इमोशनल इंटेलिजेंट है, वो पब्लिक में नहीं हो सकता, वो रिफ्लेक्ट करेंगे उसको चीजें, ठीक है ना। चलो, उसके बाद फिर मैंने कहा था, जब वो बंदा इतनी चीजें सीख गया, इमोशनल इंटेलिजेंट हो गया, फिर उसने लर्निंग्स या कॉन्ट्रीब्यूशन को किसने किया, थिंकर्स ने और आपके फिलोसफर्स ने फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड। तो 5th चैप्टर आ रहा है आपका, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड। 6th चैप्टर जो आपका है वो है पब्लिक या सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब वो इतनी सारी चीजें सीख गया था, तो वो अपनी एथिक्स और वैल्यू कहां पे लेके आया था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ना, वहां पे आपको डिलेमाज आएंगे, ये करूं, नेता का काम करूं ना करूं, उसकी फायदा करूं ना करूं, तो डिलेमा आते हैं आपको, ये करना है वो करना है, ये डिलेमा होते हैं, है ना। तो उन डिलेमास को सॉल्व कैसे करोगे आप, उसके दे रखे हैं थ्रू, आप लॉ देख लेते हो, रूल्स देख लेते हो,
है ना, कोई रूल होंगे उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो। अपना कंसाइंस, आपकी आवाज क्या कहती है, वो चीज देख लेते हैं। तो ये देखे इसके अंदर आपको ये पढ़ना है, स्टेटस एंड प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम आती है, क्या स्टेटस है उनका, ठीक है। एथिकल कंसर्न्स, इसमें क्या एथिकल कंसर्न्स है, किसका नुकसान होएगा, कैसे, क्या डिलेमाज है गवर्नमेंट में भी एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में क्या डिलेमा आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, लॉज, रूल्स, रेगुलेशन एंड कंसाइंस एज द सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। तो ये आपको गाइड करेंगे, कौन कौन गाइड करेगा आपको डिलेमा के अंदर जब आप फंस जाओगे, लॉज गाइड करेंगे, रूल्स गाइड करेंगे, रेगुलेशंस, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो आपको गाइड करेगा। आपको मैंने कहा था गांधी जी का तलिस्मान है कि जब भी आप फंस जाओ तो आप ये देखो, आपका काम जो है वो जो सबसे गरीब आदमी है उसको तो नुकसान नहीं कर रहा ना, वो अगर उसको फायदा कर रहा है तो वो हमारे गाइडलाइन है कि हम वो काम कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ रूल्स हैं, ठीक है ना, ऐसे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज है हमारी, वो सब आपको, आपकी कंसाइंस है वो आपको गाइड करेगी एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस, ठीक है, strengthening of ethical and moral values in governance, ethical issues in international fund relations and funding and corporate governance। अब ये बात याद रखो कि डिलेमा जो आप सॉल्व करोगे उसके बाद आपको दो जगह पे और देखनी चीजें, कहाँ पे, इंटरनेशनल लेवल पे और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो आपका प्राइवेट सेक्टर होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम जो पब्लिक सर्विस वैल्यूज है या एथिक्स है इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पहले तो डिलेमा देखेंगे कि कहाँ कहाँ में डिलेमा आते हैं, कि हमें ये करना है, ये करना, उनको कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। फिर हम उसके अलावा और चीज देखेंगे, एथिकल इश्यूज कहाँ देखेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस में, ठीक है, और फंडिंग में, इंटरनेशनल फंडिंग में भी, एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी हमें क्या देखना है, एथिकल इश्यूज, ठीक है। लास्ट मैंने कहा था आपको, जब वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वैल्यू लेके आएगा तो फिर फाइनली क्या होगा, गवर्नेंस में क्या आ जाएगी, प्रोबिटी आ जाएगी, है ना। प्रोबिटी क्या था, प्रोबिटी इज द क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स। तो स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स आ जाएंगे, जैसे कि आपकी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब आ जाएंगी किसके अंदर, प्रोबिटी के अंदर। अब प्रोबिटी में देखो, आपको प्रोबिटी इन गवर्नेंस में क्या पढ़ना है आपको, कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्विस है क्या, फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस कैसे आई एंड प्रोबिटी कैसे आई, ठीक है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करोगे, आरटीआई तभी तो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन शेयर करो, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी लेके आओ गवर्नेंस के अंदर, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कोड ऑफ एथिक्स, कुछ कोड ऑफ एथिक्स बने हुए हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बने हुए हैं कैसे काम करना है सिविल सर्वेंट्स के लिए, ठीक है, उन सबको पढ़ना है। सिटीजन चार्टर, एक चार्टर बना होता है कि सारे ऑफिस में कि हम इतने टाइम में आपको सर्विस देंगे, ये ऐसे उसके, है ना। तो ऑफिस का क्या होता है, सिटीजन चार्टर। वर्क कल्चर, कैसा वर्क कल्चर है पब्लिक लाइफ का, ये सब चीज आपको देखनी है। क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, जो हम दे रहे हैं कैसी दे रहे हैं सॉलिड, ठीक है। उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, जो पैसा आया सरकार के पास उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। चैलेंजेस ऑफ करप्शन, करप्शन भी होता है, चैलेंज ऑफ करप्शन। तो ये सब चीजें आपको देखनी है प्रोबिटी इन गवर्नेंस। अब इसका भी कोड करेंगे, ऐसे तो याद होएगा नहीं सारा, ठीक है। चलो, तो लास्ट जो है कि प्रोबिटी इन गवर्नेंस, तो उसका कोड क्या है, तो आप लिखोगे प्रोबिटी इन गवर्नेंस कैसे आएगी, लास्ट जो चैप्टर है प्रोबिटी इन गवर्नेंस या फिर गुड गवर्नेंस, आपकी कैसे आएगी, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है आपकी, गवर्नेंस में प्रोबिटी एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए, तो आप लिखो गवर्नेंस में प्रोबिटी चाहिए ना आपको, गवर्नेंस में प्रोबिटी और क्वालिटी भी चाहिए, एंड क्वालिटी के लिए रोज डेली करनी है वो चीजें, रोज आपको रोज आपको यू हैव टू फोरसी you have to foresee and work, आपको फोर्सी भी करना पड़ेगा, पहले ही एंटीसिपेट करना पड़ेगा, अच्छा आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है, ऐसे होता है, फोर्सी का मतलब ये होता है कि हमने पहले पता कर लिया कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और आपको काम भी करना पड़ेगा, तभी प्रॉपर्टी आएगी गवर्नमेंट में, ऐसे नहीं आएगी प्रॉपर्टी। अब देखो गवर्नेंस, क्योंकि सारा प्रॉपर्टी गवर्नेंस का खेल है, प्रॉपर्टी हम गवर्नेंस में लेके आते हैं, तो आपका टॉपिक का नाम हो गया प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस,
ठीक है, गवर्नेंस। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, गवर्नेंस में प्रोबिटी एंड क्वालिटी के लिए क्या चाहिए आपको, रोज। तो क्वालिटी से क्या आएगा, आप देखो, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, एक टॉपिक खत्म हो गया, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, क्वालिटी से। क्वालिटी के लिए आपको रोज, आर से क्या आएगा आपका, आरटीआई, रोज। यू हैव टू, यू से क्या आएगा, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड। यू हैव टू, टी से क्या आएगा, ट्रांसपेरेंसी। 4C को मैंने क्या कर दिया, 4C में डिवाइड कर दिया। पहले सी से क्या आएगा आपका, सिटीजन चार्टर, देखो दे रखा होगा। दूसरे सी से क्या आएगा आपका, कोड ऑफ कंडक्ट। थर्ड सी से क्या आएगा, कोड ऑफ एथिक्स। फोर्थ सी से क्या आएगा, करप्शन। 4C हो गए आपके। यू हैव टू फोरसी एंड वर्क, वर्क से क्या आएगा आपका, वर्क कल्चर। अब देखो, आप हुआ नहीं हुआ याद, सारा हो गया प्रोबिटी गवर्नेंस। गवर्नेंस में प्रोबिटी एंड क्वालिटी के लिए रोज यू हैव टू वर्क एंड फोरसी, भाई इससे हो गया। 4C के लिख दोगे आप पॉइंट। अब प्रोबिटी पे क्वेश्चन आता है तो आप सीधा सीधा लिख दोगे, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए, उससे करप्शन कम होएगा। ठीक है, और क्या करोगे आप, सिटीजन चार्टर होना चाहिए। 4C खत्म हो गए। क्वालिटी से लिख दोगे आप, क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव होगी इससे, वर्क कल्चर अच्छा होएगा अगर प्रोबिटी रहेगी, सब चीजें रहेंगी। तो टी से लिखोगे, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो ये सब आपको वर्ड्स मिल गए, प्रोबिटी क्वेश्चन आते हैं, आप सीधा लिखोगे। अब आप इसलिए सिलेबस याद करने का फायदा होता है, वहां पे आप ब्लैंक नहीं होगे। जैसे ही सिविल सर्विस फाउंडेशन वैल्यू आएगी, आप लिखोगे बस आईडी दिखा दो, नो एक्स्ट्रा, आई नीड आईडी, नो एक्स्ट्रा, बस खत्म काम आपका। बच्चे सोचते रह जाएंगे साथ, आप तो लिख के आ जाओगे, मेरा खत्म, पेपर पहले खत्म हो गया टाइम से, क्योंकि आपको याद है, चीजें याद करवाना है अपने को।